ने समय निकाला। एक इतनी खूबसूरत पुस्तक है, आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। लेकिन सिर्फ हम लोगों के भरोसे पे आप यहाँ आए, हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं इसके लिए। अनूप के बहुत आभारी हैं कि अनूप भोपाल आया, इतने दिनों बाद वो भोपाल आए। भोपाल अनूप आ चुके हैं कई बार, एक से ज़्यादा बार। पिछली बार जब वो आए थे तब उन्होंने एक विश्वविद्यालय में सिनेमा को लेके एक घंटे का व्याख्यान भी दिया था, और अब काफ़ी समय बाद वो आए। इस बीच मैं अनूप से जेनीवा जाके एक बार मिल लिया, और वहाँ हम शहर में घूमते रहे। इस किताब के बारे में थोड़ी सी बात कहने के बाद मैं अनूप से कुछ बात करना शुरू करूं। जब भी कोई आपका प्रिय चला जाता है, उसकी मृत्यु होती है, तब आप क्या करते हैं? किसी भी आदमी की जिंदगी में जब किसी की मृत्यु होती है तो वो क्या करता है? वो उसको फिर से बनाता है, वो फिर से बनाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि राजस्थान जैसे जगहों पे, अनेक जगहों पे जहां रुदाली है, वो उसका जीवन गा के वो रोते हैं और उसके जीवन के बारे में गाते हैं, उसको दोबारा उपस्थित करते हैं, उसकी मृत्यु को में से उसको फिर से पैदा करते हैं, उसकी मृत्यु में से उसको बार बार जन्म दिलाते हैं। तो इतना नजदीक कोई मित्र होगा या है इरफान अनूप का, तो अनूप के पास इसके अलावा क्या चारा था कि वो उसको दोबारा बनाते। और एक दूर बैठी एक जगह में जेनेवा में बैठ के, ये अनूप को सुविधा नहीं थी कि वो अपने किन्हीं जानने वालों को अलावा, जो उनके जो मित्र हैं, पत्नी हैं, जो कि अद्भुत व्यक्ति हैं, उन सब के अलावा, बातचीत के अलावा वो करते क्या। तो ये पुस्तक अनूप ने इरफान को अपनी जिंदगी में दोबारा लाने के प्रयास में लिखी होगी, और ये इरफान को बिल्कुल नए रूप में इस किताब में अनूप ने जन्म दिया है। और एक अनूप के भी वो उस्ताद थे, हमारे भी थे, मनी कौल। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझे कही थी जब हमारी पहली पत्नी का वो गई, तो उन्होंने कहा था कि तुमको दोबारा बनाना पड़ेगा। और आदमी, हम सब ये करते हैं, अपनी अपनी तरह से करते हैं। कोई इतना परिष्कृत ढंग से करता है, कोई उतना परिष्कृत ढंग से इतना करता है कि दूसरे भी उसका अभाव महसूस करके उसके पुनर्जन्म का साक्षी बन जाते हैं, कि विटनेस बन जाते हैं। और कई ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जो बन पाते हैं, जो ऐसा कर पाते हैं, जो इस किताब ने किया है, न सिर्फ इसमें इरफान का जन्म होता है दोबारा, बल्कि इसमें आपके जो प्रिय, जो आपका जीवन छोड़ के चले गए हैं, एक तरह से उनकी प्राप्ति के, उनके वापस आने के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अनूप का इस किताब के लिखने के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसका सम्मान करता हूँ, इस बात का कि आप आखिर लेखक हैं क्या। तो वो पृष्ठ का मुझे जवाब बहुत अच्छा लगता है कि वो मृत्यु और जीवन की जो सीमा रेखा है, उसके आर पार तस्करी करने वाले लोग, उनको लेखक कहा जाता है। तो इस तरह अनूप ने भी एक कमाल की तस्करी की कि उस लोक में चले गए इरफान को वो पन्नों पे खींच लाए। अनूप, पहली बात मैं ये लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी है कि आप इस सिनेमा नाम के झंझट में फंस कैसे गए? नमस्कार मेरा सबको। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा बिफोर आई आंसर और से एनीथिंग इन रिप्लाई इन रिस्पॉन्स
टू देयर कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं और बहुत देर हो जाती है लौटने में, तो बच्चे चिढ़ जाते हैं जब आप लौट कर आए, नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं आपसे। तो मैं बहुत समय के बाद इंडिया लौट रहा हूँ और जो भाषा है बच्चे की तरह थोड़ी नाराज है मुझसे। तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके साथ बातचीत करते हुए शायद मुझे क्षमा करें और मेरे साथ मित्र की तरह फिर बातचीत शुरू हो। एक बात तो ये। दूसरा, शुरुआत करने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ मदन सोनी का और रीनू तलवार का, जिन्होंने किताब की अनुवाद की। एक क्या होता है कि अनुवाद एक प्रकार का शंख है, समझ लीजिए। किसी ने ये शंख को तराशा है और एकदम जैसे वो निकाला है समुंदर से, तो उसकी लहरें शंख में शामिल हैं। तो मदन जी ने, मुझे लगता है वो जो लहरें हैं वो एकदम फॉर्म जो है उसका वो बहुत ही कमाल से बनाया है उन्होंने। और जब मैं ये शंख लेता हूँ और अपने कानों पर रखता हूँ, तो वो जो समुद्र की आवाज आती है ना, उसके लिए मैं रीनू जी का बहुत आभारी हूँ। तो साथ में जो इन्होंने बनाया है, एक शंख में, एक किताब में, थैंक यू वेरी मच। बात हो रही थी कि मैं इस सिनेमा के झंझट में फंसा कैसे। तो जैसे संगीता जी ने बताया कि मेरी पैदाइश तंजानिया की है, ईस्ट अफ्रीका। जब मैं कुछ 12-13 साल का था, कुछ पॉलिटिकल घटनाओं के कारण हमें एकदम एक दिन से दूसरे दिन वहां से निकलना पड़ा और हम एक जहाज में आ रहे थे, शिप में, पानी की जहाज। पानी के जहाज। 3 दिन तो हम अपने कैबिन में बैठे रहे, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि मेरा पूरा चाइल्डहुड खत्म हो गया। जो मेरे फादर थे वो उस वक्त 40 साल के थे और उन्होंने इंडिया कभी नहीं देखा था। ये पहली बार इंडिया जा रहे थे और उनको पता नहीं था कि जिंदगी क्या होगी उनके लिए। मेरी जो माँ थी वो अफ्रीका आई थी जब वो 17 साल की थी और शादी हुई थी उनकी मेरे फादर के साथ, और अब वो 40 के करीब थी। तो जो घर बनाया था उन्होंने, वो सब पीछे छोड़कर जा रही थी। तो हम बैठे हुए थे हमारे कैबिन में, तो तीसरे दिन कुछ आवाज सुनाई दी हमें और मैं गया ऊपर डेक पर और मैंने देखा कुछ लोग काम कर रहे हैं और मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि रात को फिल्म दिखाएंगे यहाँ। मैं गया नीचे, मैंने कहा कि फिल्म दिखाएंगे, आज हम सब चलते हैं, ऊपर चलते हैं, कैबिन से बाहर निकलते हैं हम सब। घर तो था नहीं, एक जो घर बनाया था, हमें सबको लगा कि ये घर हमारा है नहीं और आगे जाके क्या घर होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। तो हम आए ऊपर, फिल्म शुरू हुई। अब मुझे याद नहीं है कि वो फिल्म कौन सी थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो फिल्म साहिब बीबी और गुलाम हो। तो देखिए, ये स्क्रीन लगी हुई है जहाज पर, पीछे एकदम अफ्रीका का जो बहुत ही खूबसूरत आकाश है वो है, नीचे समुंदर है और हम जहाज पर हैं, स्क्रीन एकदम हवा में है। उस वक्त मुझे लगा कि ये तो घर है। अगर किसी चीज को हम घर माने, इससे अच्छा घर क्या है।
तो इस प्रकार मैं वो सिनेमा के झंझट में पड़ा। लेकिन झंझट नहीं है ये, सिनेमा ने मुझे मेरा घर दिया है। इनका गालिब का एक ऐसा शेर भी है, बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए, पासवां कोई ना हो और हम साया कोई ना हो और पासवां कोई ना और ना हो कोई पासवां। आप उसके बाद बॉम्बे आए, बॉम्बे में पढ़ाई की, बड़ी हुए, और एक समय आया, ऐसा आया जब आप सिनेमा फिल्म इंस्टीट्यूट में आए। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में उन दिनों, क्योंकि डायरेक्शन में जो लोग आते हैं, बड़े नक्चड़े होते हैं, अभी भी है, तब मालूम नहीं मुझे कितने होते थे, और एक्टर्स को कुछ मानने वाले नहीं होते खास तौर पे। तो आपके शुरुआती एक्टर्स के साथ क्या अनुभव थे जब इंस्टीट्यूट में आए थे, जिन्होंने काम किया या तो तुम्हारे साथ काम किया या किन्हीं औरों के साथ जो काम कर रहे थे, अभिनेता जो आते थे या अभिनेत्रियां जो आती थी, तो उनके बीच में किस किस्म का अनुभव था काम करते हुए? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कमाल, क्योंकि वो थे नहीं वहां। हमारे समय में अभिनेता नहीं थे। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, या लेकिन जो एक्टिंग का कोर्स था उसको बंद किया गया था, तो अभिनेता नहीं थे वहां। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि एक अभिनेता आते जाते रहते थे, वो थे आमिर खान। वो भी बहुत यंग थे उस वक्त। उनको हम हमेशा देखते थे हमारे यहाँ। जब आप फिल्म इंस्टीट्यूट आए तो गेट से आप अंदर आए तो सामने एक पेड़ है जिसे हम विजडम ट्री कहते हैं, बैनियन ट्री है। हमारे जो माने हुए टीचर हैं ऋतिक घटक, वो वहीं बैठा करते थे, वहीं पढ़ाया करते थे, और हम वहीं बैठते थे, चाय पीते थे, बातचीत करते थे, और आमिर खान वहां बैठते थे। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने उनको ज्यादा नोटिस किया। वो भी खास बात नहीं करते थे, आराम से बैठते थे। फिर एक दिन केतन मेहता जो है, वो एक फिल्म के लिए आए थे। फिल्म का नाम है होली, और सडनली उसमें आमिर खान काम कर रहे थे। तो पहली बार हमने एक्चुअली देखा कि ये जो आदमी है जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा दिखाई देता है कि और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उनकी ये पहली, मोर और लेस आई थिंक पहली फिल्म थी। खास चर्चा नहीं होती है उस फिल्म की, फिल्म इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दैट वाज आवर फर्स्ट रिलेशनशिप विद एन एक्टर। Some other actors also. एक्टर्स आते जाते रहते थे, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं। सबसे बड़ा एक्टर तो मनी कौल थे, उनसे बड़ा एक्टर तो है नहीं मुझे लगता है हमारे भारत में। क्योंकि वो जब आते थे गेट पर तो हमें हॉस्टल में पता चल जाता था कि वो आए हैं, क्योंकि सब भागते थे। क्यों भागते थे? क्योंकि जो समझ लीजिए हमारे गेटमैन है वो भाग रहे हैं क्योंकि चाय लाना है मनी जी के लिए। हमारे जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं वो भाग रहे हैं अपने सिनेमेटोग्राफी टीचर के पास, क्योंकि वो चाहते हैं कि मनी उनके साथ काम करे। डायरेक्टर वाले आ गए, सब बैठे हैं, उन्हें वर्कशॉप हमारे साथ लेनी है। एडिटिंग वाले वो भाग रहे हैं, टीचर को जाके कह रहे हैं मनी कॉल आए हमारे साथ। तो हमें पता चल जाता था ठीक है मनी कॉल साहब आए। और मैं क्या कहूं उनका कि वो फिर आकर कहते थे मैं किसी की वर्कशॉप नहीं ले रहा हूं, आप सब आ जाइए ना। सब साथ में काम करते हैं।
और फिर एक परफॉर्मेंस होता था मणिकौल का, क्योंकि एक प्रकार का जो उनका डायलॉग है वो डायलॉग बना बनाया नहीं है। सिनेमा के बारे में जो भी उनकी सोच है, और ये बहुत ही अच्छी बात थी हमारे लिए, क्योंकि हम कुछ सीख रहे थे वहां। उनकी जो सोच है वो ये है कि हम सिनेमा साथ में बनाते हैं, और ये साथ सिर्फ हम लोगों का नहीं है, ये साथ ये आकाश का है, ये आवाज का है, ये हवा का है, ये कपड़ों का है, ये जो चाय आ रही है उसका है। तो उनसे हमने एक्चुअली ये सीखा कि एक्टर को एक कुर्सी पर बैठाकर और दूसरे को उसके पीछे चलाकर सिनेमा नहीं बनता है। सिनेमा बनता है कि आप शायद एक्टर को देखें ही ना, लेकिन एक आवाज, एक पर्दा और पीछे एक गाड़ी निकल जाती है, तो उससे ज्यादा दर्दनाक सीन कभी शायद बनकर ना आए। अगर आप क्लोज अप लें एक्टर का तो वो बात ना बने, हो सकता है। तो उनसे ये सीखा। लेकिन ये बात सिर्फ एक डायरेक्टर से नहीं सीखा हमने, और मैं ये ठोस से कहना चाहता हूं कि ये बात सिर्फ एक्टर से सीखी जा सकती है। और एक्टर जो अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट ना माने सिनेमा में, होता नहीं है, लेकिन वो ऐसे एक्टर थे कि मैं जो हूं, मैं अपने आप को नहीं पेश कर रहा हूं, मेरे थ्रू आप देखिए क्या है दुनिया में, तो उनसे ये हमने सीखा। अब क्योंकि मनी आपके एक तरह से एक्टर टीचर, तो एक डायरेक्टर टीचर भी आपके हैं, पे आप थोड़ा सा रुक के फिर इस तरफ आ जाएंगे। आप, मुझे पता है कि आप खुद मानते हैं कि शायद कुमार साहनी से बड़ा सिनेमा का शिक्षक हुआ नहीं है। तो जिस तरह मनी की आमद पर ये सारा इंस्टीट्यूट था ऐसा बदल सा जाता था, सक्रिय हो जाता था, कुमार की आमद कैसी थी? कुमार जब आते थे हमें पता नहीं चलता था, धीरे धीरे से कोई आता था, कुमार आए हैं। और एडिटिंग वाले शांत एकदम बैठे हुए हैं, सिनेमाटोग्राफी वाले शांत, डायरेक्टर वाले 2-3 हम लोग, कुमार आ गए चलो। कुमार का एक मैं एनेक्डोट शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, तो उससे आपको पता चलेगा वो किस प्रकार के टीचर हैं। उस वक्त हमारे, देखिए जो मनी है, कुमार है, हमारे समय में जो हेड ऑफ डायरेक्शन थे उनका नाम था राहत यूसुफी। तो ये सब ऋत्विक घटक के डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं। ऋत्विक घटक ने एक्चुअली इनको पढ़ाया है और इनको लात भी मारी है बहुत। क्योंकि वो जब पढ़ाते हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनको इंटरप्ट करे। अगर किसी ने इंटरप्ट किया तो वो लात मारते हैं। तो सबने लात खाई और वो एकदम प्राइड से कहते थे, ऋत्विक दा ने हमें लात मारी आज। तो हम रात को बहुत लेट सोते थे सब, क्योंकि बातचीत करते थे, फिल्म देखते थे, बाकी चीजें मैं नहीं मेंशन करता हूं। तो रात को लेट सोते थे और समझ लीजिए 2-2:30 बजे सोए। और जब कुमार आए हमेशा ऐसा कुछ होता था। एक रात 2:30 बजे शायद सोए थे हम, 4 बजे दरवाजे पर खड़खड़ाहट, राहत यूसुफी आउट, डायरेक्शन आउट आउट। ठीक है, डायरेक्शन वाले हम तो जाएंगे। धक धक धक, सिनेमाटोग्राफर्स आउट, धक धक धक, एडिटर्स आउट। कहाँ जाना है? इंस्टीट्यूट के पीछे एक पहाड़ है, ऊपर एकदम एक हनुमान का मंदिर है,
रात के 4 बजे हम जा रहे हैं सर। अब जो कुमार है, बचपन में उनको पोलियो हो गया था, तो वो थोड़ा रुक रुक के चलते थे, लेकिन कुमार जा रहे हैं। वो तो पहले ही निकल गए हैं, हम देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंचे पहाड़ पर, और फेसिंग द ईस्ट उन्होंने हमसे कहा कि आप बैठ जाइए। तो हम थोड़ा नाराज हो गए कि क्या हमें सनराइज दिखाएंगे, तो हम बैठे तो सही। तो कुमार कहते हैं कि 5:30 बजे सनराइज शुरू होगा। मैं चाहता हूं कि आपके सामने जहां आप बैठे हैं वहां घास फूस है सब, आप सिर्फ घास को देखिए, और जब सूर्यास्त होता है देखिए कि आपको पहले क्या दिखाई देता है और उसका रंग क्या है, और जब और सूरज उठता है तो रंग क्या चेंज होता है, और वो जो आपको लगा आपने देखा है वो क्या एक्चुअली क्या बन कर आता है। जब तक पूरी तरह सूरज उठ ना जाए आप घास को देखिए। सो दैट वाज आवर क्लास, दिन का वो क्लास था। ये किताब बड़ी एक इसमें दिलचस्प बात है इस किताब में कि ये किताब सिनेमा के जो अभिनेता हैं या डायरेक्टर्स हैं उनके लिए भी एक किस्म से अगर वो चाहें तो उससे बहुत सीख सकते हैं। तो वो बहुत है क्योंकि एक डायरेक्टर लिख रहा है और जैसा कि वो सुदीप कह रहे थे कि बड़ा तटस्थ होकर लिख रहा है वो एक्टर के बारे में, फिर एक्टर के वाक्य भी है तो किस तरह से एक्टर को कैसे मोल्ड कर रहा है अपनी फिल्म के लिए। दो अलग फिल्मों में दो अलग किस्म की बोलिंग हो रही है। उसमें एक जगह अनूप तुमने लिखा है कि ये फिल्म लिखते समय किस्सा पहली फिल्म बना चाहनी कुछ हमारे दिमाग में थे, लेकिन उसके बाद बलराज साहनी को लेके एक इसमें टिप्पणी आती है कि उनके अभिनय में एक किस्म की नैतिक दृष्टि, यानी एक मॉरल साइड नैतिक एक पक्ष लिए हुए सी दृष्टि है। इसमें क्या दिक्कत है? एक अभिनेता अगर ऐसा हो तो इसमें फिल्म बनाने में क्या मुश्किल आएगी अगर ऐसा कोई अभिनेता ले लिया जाए? कौन सी कैसी फिल्म बना रहे हैं उस पर ये निर्भर होगा। जैसे बलराज साहनी को हम देखते हैं, हमें तो मेरे तो बहुत ही आई लव हिम, ऐसा एक्टर तो खास रहे ही नहीं हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन ये बात सही है, जो कैरेक्टर मैंने किस्सा में जिस रूप में मैंने उनको देखा, लिखने में मुझे बहुत थोड़ा सा आसान हो गया लिखना, क्योंकि मैं उनको देख सकता था लिखने में। लेकिन जब मैंने फिल्म के बारे में सोचना शुरू किया, वो जो उनका सेंस ऑफ डिग्निटी है, और कभी भी जो उनका जो इमोशनल पिच है वो मध्यम से ऊपर ज्यादा जाता नहीं है, मध्यम, पंचम पर बहुत ही कम। और जब वो पंचम पहुंचते हैं, वैसा पंचम शायद ही कोई एक्टर बना सकता है। लेकिन उनका जो माध्यम पर खेल है वो और कोई नहीं कर पाया। लेकिन एक बात मेरे जहन में थी कि उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत है। आप उनके जेस्चर्स देखिए, उन्हें हमेशा पता है कि कौन सी दिशा में जाना है, और उनकी जो पूरी बॉडी है वो दिशा में जाती है। लेकिन मुझे लगा था कि जो कैरेक्टर बनकर आ रहा है किस्सा के लिए, फिल्म के लिए, वो ऐसा कैरेक्टर मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कैरेक्टर कुछ ऐसा है जो
जिसे लगे कि वो धरती के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन धरती ने उसको नकार दिया है। धरती ने उसको अपने से हटा दिया है। और अगर ऐसा है तो वो एक्टर कैसा होगा जो जमीन से जुड़ा नहीं है। तब मेरे जहन में इरफान आए कि मुझे लगा कि इरफान में काफी बातें हैं। मैं 2-3 चीजें का जिक्र करता हूं। आप सब जानते हैं, उदयन के साथ तो मेरी बातचीत भी हुई थी कि ऐसा थोड़ा ठोकना पड़ता है जी। तो सॉरी। तो नहीं हो रहा है, इसलिए शायद हो जाता होगा। ओके, थैंक यू। उदयन के साथ मेरी बात भी हो रही थी, क्योंकि लेखक है। भाषा हर तरह की होती है, लिखना हिंदी या अंग्रेजी में, लेकिन एक्टिंग भी एक तरह की भाषा है। तो क्या होता है कि भाषा मेरे जहन में कुछ करती है, उस वक्त करती है जब आप एक लफ्ज ढूंढ रहे होते हैं, वो लफ्ज नहीं मिलता आपको। उस वक्त आपकी सोच नहीं काम कर रही है, उस वक्त जो आप लिख रहे हैं वो भी रुक जाता है। उस वक्त भाषा बात करती है आपसे। ये लफ्ज जो नहीं मिल रहा है, ये लफ्ज है, ये लफ्ज है, ये लफ्ज है, ये लफ्ज है, वो खुल कर आती है आपके पास। तो ये एक बात थी इरफान की कि वो जब सामने आते थे, उनका जो भी जेस्चर है, देखने का अंदाज है, वो बना बनाया कभी नहीं था। अगर एक हवा का झोंका है तो वो एक एक्टर थे जो झोंके को आपको महसूस करवाते थे, झोंके को आपको महसूस करवाते थे। लेकिन उसमें एक और बात है कि वो रुक जाते थे, वो डरते नहीं थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो रुक जाते थे। और वो रुकावट में एक हलचल बनती थी, एक म्यूजिक बनता था। वो साइलेंस में आपको लगता है अब क्या क्या करने वाले हैं। सडनली आप एक्टिंग को देखते नहीं है, एक्टिंग आपके अंदर बन कर आती है, क्योंकि वो रुके हुए हैं तो आपको लगता है क्या। इसलिए इरफान की जो फीलिंग है हमारे जहन में, और इतना सबको दुख होता है जब हम सोचते हैं उनके बारे में, वो ये है क्योंकि वो हमारे शरीर में रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस हम शायद हम समझे नहीं उस वक्त, लेकिन अभी आप देखिए, आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत ही कम एक्टर हैं जो आप देखते नहीं है, आप फील करते हैं, आपके अंदर वो बन कर आते हैं। एक बात तो ये थी। दूसरी बात, और ये उनकी सोच के बारे में थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कुछ। एक बात, वो कहानी को एक दूसरे अंदाज से देखते थे। उनको लगता था कि जैसे कहानी है वो हमारे समाज का हिस्सा है, और कहानी में जैसे समाज में है, कहानी में भी एक चीज छिपी हुई है, कोई बात नहीं करता उसकी, कहानी भी उसको छिपाना चाहती है। वो क्या छिपाती है कहानी?
कि कौन जिएगा कौन मरेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हर कहानी की यही है कि कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन शांत रहेगा कौन बोलेगा, कौन कहानी हमसे कहेगी इसको आप मरने दीजिए, कौन कहानी हमसे कहेगी इसको हम हीरो बनाते हैं। तो कहानी हमारे समाज की तरह एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है। और इरफान जब कहानी में आते हैं वो चाहते हैं कि कहानी आप जब देखते हैं आप ये देखिए कि कहानी ने हमें कैसे बनाया है और हम आगे कहानी के साथ क्या कर सकते हैं। तो उनकी जो जो परफॉर्मेंस है, कोई भी फिल्म देखिए आपको लगेगा कि क्या कैरेक्टर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मजाकिया है, कुछ कर दिया या वाह वाह। लेकिन अगर थोड़ा और ज़हन से देखें आप, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से, तो आप देखेंगे कि उन्होंने जैसा कैरेक्टर बनाया है शायद और कोई नहीं बनाता, सिंपल फॉर द सिंपल रीजन कि वो कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर को तोड़ भी रहे हैं। सिंपली उनकी आवाज सुनिए आप। कभी आपने एक दो फिल्में ऐसी हैं जहां आपने शायद सुना होगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग इरफान कंटिन्यूसली बात नहीं करते हैं। वो जैसे कुमार गंधर्व है, उनका अगर कोई राग सुनो आप, तो वो जब शुरुआत का जो नोट है वो लेते हैं और वो नोट ही लेते हैं, शुरुआत का जो नोट लेते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर आगे जाके एक फ्रेज, उनके ऑपोजिट समझ लीजिए भीमसेन जोशी साहब जो है, अनदर ग्रेट सिंगर, लेकिन उनका गायन अलग है। वो जब गाते हैं वो चलते जाते हैं, वो रोक नहीं है। इरफान की ये बात है कि वो रुक कर आगे बढ़ते हैं। तो वो जब रुकते हैं ना, तो हमें चांस मिलता है कि हम हमारे इमेजिनेशन को देखें कि वो रुकावट में और आगे क्या हो सकता है। हम ऐसी ऑडियंस नहीं है जो हाँ चलो तुम कुछ करो देखते हैं। इरफान के साथ वैसा फीलिंग नहीं है। इरफान के साथ है अब क्या हम ऐसा करें, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, है ना। कोई कॉमिक फिल्म भी देख लीजिए आप, जैसे इंग्लिश मीडियम, उसमें भी बहुत ही कॉमिक रोल है। बीवी के साथ जो उनकी बातचीत है, वो कहते हैं ऐसा क्यों नहीं, तो हम फिर सोचते हैं क्योंकि उन्होंने रोक दिया है वहां, फिर हम हाँ जी ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा भी है और हमारा समाज ऐसा भी है, इसलिए ऐसा क्यों नहीं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। तो हम उनके साथ चलते हैं। वो जो परफॉर्मेंस है, जैसे कविता है कोई भी अच्छी, वो अपने आप में कायम नहीं है। कविता और परफॉर्मेंस हम बनाते हैं, और कवि और ग्रेट एक्टर्स वो चाहते हैं कि आप बनाइए, इसको खत्म आप कीजिए, आप लीजिए इसको अपने ज़हन में, आप इसको अपनी जिंदगी में लपेटिए। बहुत ही कम एक्टर्स हैं, दिलीप कुमार साहब हैं, मीना कुमारी जी हैं, इरफान है। साउथ में बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं, मम्मूटी है, मोहनलाल है, मंजू वॉरियर है, क्या काम करती है। तो ऐसे कुछ एक्टर्स हैं, एंड इरफान ऑफ कोर्स इज यूनिक।
ये जो अभी आपने कहा, उससे एक बोर्गेस की एक कहानी है, गार्डन ऑफ द फोर्टिंग पार्ट। यस। उसमें यहाँ जिन्होंने पढ़ा होगा बोर्गेस को पता होगा कि एक लेखक ऐसी एक किताब लिख रहा है जिसमें हर घटना के जितने प्रतिफल हो सकते हैं वो सारे लिखता है, और उसके साथ साथ उसी जैसा एक बगीचा भी बनाता है। और वो ऐसा एक उपन्यास लिख रहा है, मेरा ख्याल है वो एक चीनी लेखक है। ये जो बात अनूप ने कही वो एक किस्म से एक अच्छी कविता में तो होती है, एक अच्छे गद्य में भी ये होती है कि आप जब पढ़ना शुरू करते हैं गद्य, तो आपको ये अंदाज नहीं होता कि कहाँ जाएगा। एक तो इसकी मूलभूत बात यही है कि भाषा में खुलना होता है। वाक्य जो है एक शब्द के बाद दूसरे शब्द के बाद जब तीसरा शब्द आता है तो कोई चीज धीरे धीरे पूरी होती है, अचानक पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि पेंटिंग जब आप देखते हैं इसका सौंदर्य शास्त्र अलग है, वो एक साथ आती है सामने। ये भाषा में वो अनफोल्डिंग है, और एक अच्छा गद्य लेखक जो है इस खुलने में जो अप्रत्याशित है उसको बना के रखता है। तो एक किस्म से ये जो किताब है, अन्य जिनको जिन्होंने अंतिम वर्ष वगैरह किया की, और मुझे पता है कि अंतिम वर्ष में अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं इरफान की उस अभिनय की उस बात पर, ये खुद इस किताब में होता है कि आप जब पढ़ने निकलते हैं तो आपको लगता है कि ये तो संस्मरण चल रहा है, और अचानक रुक के वो एक तरह से मनुष्य का अस्तित्व या अभिनेता का या अभिनय का या निर्देशन का उसमें बहुत एक अचानक मेडिटेशन की राह में वो निकल जाता है, जिसको संस्कृत में क्षेपक है। तो एक उसमें सवाल ये है कि इस किताब बहुत सारे लेखक ऐसा करते हैं कि किताब लिखने से पहले वो एक खांचा सा बनाते हैं कि मैं पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा, और उसमें भी अच्छी किताबें लिखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये पद्धति, क्योंकि इसमें उपज की पद्धति नहीं है, भारत में कलाओं में आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी जिन्होंने किया है उन्होंने कमाल के उपन्यास और कमाल का गद्य लिखा है। तो इस किताब के लिखने में ये कैसे लिखी गई है, कुछ चीजें तो उसकी भूमिका में बताई गई है, बताया है, लेकिन ये वो किताब नहीं है जिसको आप प्लान कर सकते, पढ़ने में ये लगता है। तो ये किताब कैसे जहां हवा ले चली वहां कैसे गए? एक रात मैं सो रहा था, तो जो मेरी वाइफ है उन्होंने जगाया मुझे, कहते तुम्हारा फोन। ठीक है, कहते नहीं बज रहा है बज रहा है बज रहा है। तो मैंने लिया और बाहर चला गया मैं दूसरे कमरे में, और ये मैसेजेस थे सब इरफान के बारे में। तो मुझे लगा ऐसा होता है कि ये कुछ ऐसे ही कुछ अफवाह है, क्योंकि मेरी 2 दिन पहले इरफान से बात हुई थी, एंड आई विल टेल यू व्हाट वाज हैपनिंग। तो आई डिडंट बिलीव इट, बट मेरा दिल जो है वो तो बैठ गया था एकदम। तो बाहर मैं गार्डन में चला गया और मैं ठहर रहा था थोड़ा, क्योंकि इंडिया में क्योंकि समय अलग है, मैं ठहर रहा था कि थोड़ी सुबह हो जाए। और फिर मैंने जो इरफान की वाइफ है उनसे पूछा। तो जब उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैं उनकी आवाज से ही समझ गया कि क्या हुआ है। तो मैं घर वापस गया, तो हमारे घर में 2 फ्लोर्स हैं,
तो मैं ऊपर चला गया क्योंकि इरफान वहां आने वाले थे, वो और उनकी वाइफ। वो एक्चुअली आ रहे थे लंदन, और लंदन से फिर मेरे पास आ रहे थे रहने के लिए कुछ वक्त के लिए। और मैं और मेरी वाइफ ने उनके लिए कमरा सजाया हुआ था। तो जब मैं वहां गया, एक कर्टन है जो गार्डन पर खुलता है, और वहां एक चेरी ट्री है। तो उसका जिक्र मैंने किया था इरफान को। मैंने उनसे कहा था कि जब आप पर्दा खोलेंगे सबसे पहले ये चेरी ट्री दिखाई देगी आपको, और वहां पंछी भी बहुत हैं, और अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको चेरीज भी मिल जाएंगी। एट दैट मोमेंट क्योंकि हमारी बातचीत ऐसी हो रही थी, मुझे वो वहां दिखाई दे, मतलब एक्चुअली नहीं दिखाई दे, लेकिन मेरे जहन में, क्योंकि मुझे लगा यहाँ आना चाहिए था उसको। और उनको कैरम खेलने का बहुत शौक था, और बीमार थे, तो मेरे पास कैरम का बड़ा बोर्ड है, तो उसको मैंने रखा था पलंग के नजदीक कि जब आएंगे कैरम खेलेंगे, पलंग पर बैठे हैं तो कैरम खेलेंगे। तो मुझे लगा कैरम हम खेल रहे हैं। कुछ दिन बीते तो आप यादें बहुत आती, छोटे छोटे किस्से, छोटा छोटा जो भी, और आपको लगता है कि मैं भूल जाऊं, ये ना आए यादें, लेकिन आप चाहते हैं कि यादें आए भी। 3-4 दिन बाद हम गाड़ी में थे, माय वाइफ एंड आई, और एक रास्ते पर जा रहे थे, और रास्ता ऐसा एक बहुत ही आराम का कर्व था, और मुझे इरफान का एक जेस्चर याद आ रहा था। तो मुझे लगा जहां भी मैं जा रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ नेचर में, कमरे में, हाँ, मेरे घर के दरवाजे पर, क्योंकि थोड़ा विंटर, ऑटम का समय था, तो दरवाजा अगर हम थोड़ा सा ऐसा करें, एक आवाज सी है, और मुझे उसमें इरफान की आवाज सुनाई। तो जो लिखना है वो ऐसे ही शुरू हुआ कि वो जो आवाज आई दरवाजे से, उससे कई और दरवाजे याद आए मुझे। वो जो पर्दे के बाहर, जो विंडो के बाहर पेड़ है, तो हमने तो कई पेड़ों के बारे में बात की है, कई पेड़ों के नीचे हम बैठे हैं। तो ऐसे फिर लिखना शुरू हुआ, छोटी छोटी ऐसी चीजें जो फिर बढ़ती गई, एंड एक चैप्टर बना, एक कविता बनी, फिर एक चैप्टर। मैं नहीं जानता था कि चैप्टर है, ये तो मेरे लिए लिखना जरूरी था, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक वक्त जाकर मुझे लगा कि ये मैं भूल जाऊंगा, मैं भूलना नहीं चाहता था, इसलिए लिखना शुरू किया। जब इसमें जिक्र भी है किताब में कि जहाँ जब इरफान पहली बार आप उनको किस्सा सुनाते हैं, किस्से का किस्सा फिल्म के बारे में बताते हैं, तो वो बहुत कोने में ले जाके धीरे से, बड़ी शिष्टता से मना कर देते हैं कि ये बड़ी डार्क है, और लोग तो फिल्म अपनी समस्याओं की सुलझाने के लिए आते हैं या कुछ आनंद के लिए आते हैं। तो फिल्म बनने के दौरान क्या ये सिनेमा की
उनकी अपनी समझ स्वयं खुद इरफान की, उसमें कुछ आपको बातचीत में लगता था, एक तरह से सजेशंस लगते थे कि अब ये सिनेमा के बारे में कुछ और सोच रहे हैं, किसी और तरह से विचार कर रहे हैं, यानी आपके साथ में फिल्म बनाते हुए। और चूंकि फिल्म तो जितनी फिल्म आप बना रहे हैं, इतनी मूवी बना रहे हैं, उसमें ही हवा भी बना रही है, उसमें ही वो पहाड़ बना रहा है जिसमें शूटिंग हो रही है, इन सबके दौरान जो इनकी समझ है सिनेमा की, सिनेमा को देखने की जो नजर है, अभिनय को नहीं सिनेमा को, उसमें ऐसा लगता था बातचीत में, क्योंकि अगर जरूर लगा होगा वो संकेत जरूर वो आप बताएं, क्योंकि अगर ये ना लगा होगा तो ये दूसरी जो फिल्म है सॉन्ग ऑफ द स्कॉर्पियंस, इसमें क्यों आते हो? क्योंकि ये फिल्म भी कोई बड़ी उजली तो नहीं है, उनकी अपनी जो पहली परिभाषा थी सिनेमा की, तो उसमें क्या फर्क आया है? आप यानी फिल्म के दौरान बातचीत के वक्त क्या नजर आता है? मेरी जब पहली मुलाकात हुई इरफान से, वो 10 साल पहले, किस्सा के 10 साल पहले हुई थी। मैं टेलीविजन के लिए एक सीरीज कर रहा था और उनकी जो एनएसटी की क्लासमेट है मीता वशिष्ठ, वो थी सीरीज में, और हम एक कैरेक्टर ढूंढ रहे थे और उन्होंने मुझसे बात की थी इरफान के बारे में। उस वक्त मैं इरफान को जानता नहीं था और मुझे पता था इरफान आ रहा है, लेकिन हम कुछ और शूट कर रहे थे, तो कैमरा लगा हुआ था और मैं कैमरा के सामने था, तो थोड़ा सा देख रहा था कि एक्टर्स यहां से जाएंगे, यहां आएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, थोड़ा सा जो सेटिंग करते हैं हम लोग डायरेक्टर्स। लेकिन मेरा सेटिंग करने का एक तरीका है कि हर शॉट के लिए लगभग एक धुन रहती है मेरे दिमाग में, और उस वक्त जो धुन थी एक नुसरत फतेह अली खान साहब का एक नज्म मैं गुनगुना रहा था ऐसे चलते हुए। तो और मुझे सडनली एक और आवाज सुनाई दी, वही नज्म अब गाते हुए। तो मैंने देखा और इरफान, तो हमारी पहली मुलाकात नुसरत साहब को गाते हुए हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो तुम कर रहे हो मैं कहा हूं, तो मैंने पता आप ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसी है, कैरेक्टर के बारे में बात नहीं, कुछ नहीं, डायलॉग्स क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं कैसे, मैं कहा आप ऐसे जाएंगे, यहां रुकेंगे, और मैं गुनगुना रहा हूं, और फिर ऐसे। तो वो 3-4 बार ऐसे करते रहे, गुनगुनाते हुए। वहां से हमारी ये दोस्ती शुरू होती है। नुसरत साहब का जो आशीर्वाद रहा है हमारे सर पर। तो जब मैं गया उनके पास किस्सा लेकर, कहते मैं 10 साल से ठहर रहा हूं तुम्हारे लिए, तो दो मुझे स्क्रिप्ट दो। तो उन्होंने जाके स्क्रिप्ट पढ़ी। दूसरे दिन मुझे फोन आया, कहते आओ मिलते हैं। तो मैं गया और जैसे उदय ने बताया आपको, उन्होंने कहा मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ही डार्क फिल्म है। उस वक्त तो मैं कह नहीं पाया उनसे कुछ भी, और निकल आया उनके घर से। लेकिन जब मैं सीढ़ियों से नीचे, लिफ्ट से नीचे जा रहा था, नीचे पहुंचा तो फिर मैंने फ्लोर का बटन दबाया और ऊपर पहुंच गया। लिफ्ट से निकला, मैंने फोन किया कि मैं यहां हूं, मुझे आप 5 मिनट दीजिए। तो वो बाहर आ गए, ले गए मुझे अंदर। कहते हाँ सुनाओ। मैंने कहा आपने ये थोड़ा गलत देखा है स्क्रिप्ट को। कहते बताओ कैसे। मैंने कहा जब हम नुसरत साहब को गाते हुए सुनते हैं, जो वीडियो हम देखते हैं
कई बार YouTube पर या कहीं, तो जब वो गाते हैं आपने देखा होगा कि उनकी जो शक्ल है वो काफी भयानक हो जाती है, you know? क्योंकि वो जो सुर निकाल रहे हैं, you know? तो उनकी शक्ल तो काफी भयानक है, लेकिन जो आवाज निकलती है वैसी आवाज तो बहुत कम सुनाई देती है हमारे ब्रह्मांड में। मैंने कहा एक्चुअली हमारी स्क्रिप्ट ऐसी है। तो वो कुछ देर मुझे देखते रहे, उन्होंने फिर स्क्रिप्ट उठाई, कहते ऊपर चलो, ऊपर उनकी जगह है, कहते ऊपर चलो हम फिल्म करते हैं। तो ऐसे तो नुसरत साहब बहुत ही उन्होंने बहुत हमारी मदद की, और पूरा जो फिल्म बनाई हमने किस्सा, वो हमने गाते हुए बनाई। तो ये जो डार्कनेस का आइडिया है उनके जहन से एकदम ही हट गया, हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि डार्कनेस स्टोरी की नहीं है, वो जो है वो है, लेकिन जो रोशनी है वो बनने में है। फिल्म का जो एफर्मेशन है, फिल्म तो एक्चुअली कुछ और कह रही है, स्टोरी कुछ और कह रही है, लेकिन फिल्म तो कह रही है क्या बात है कि हम जिंदा है, दैट एफर्मेशन। पर इसको खत्म करें तो आखिरी जो वो है कि उसके बाद जो दूसरी फिल्म है सॉन्ग ऑफ द स्कॉर्पियंस, उसमें भी इरफान एक तरह से जैसा कि हीरो होते हैं फिल्म में वैसा नहीं है। वो तो फिल्म प्रेरित हुई थी वो दिल्ली का जो बहुत डरावना जो लड़की के साथ हुआ था किस्सा हुई थी, और किस्सा में भी कोई ऐसा क्रूर सबका पिता है। इन दोनों के अभिनय में, क्योंकि वो एक तरह से हीरो होकर भी इन दोनों फिल्मों में एक विलनस हीरो या हीरोइक विलन जो भी है, ये जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था उनका, इसको पहली बात के स्वीकार करने में कैसा था दूसरी फिल्म के बारे में विशेष तौर पे, और इरफान का ये जो ईरानियन एक्ट्रेस है गुलशुस्ता, इनके साथ कुछ तो जो संबंध है या जो व्यवहार है वो तो देखा है, लेकिन कुछ और उसके बारे में, क्योंकि एक किस्म की जैसा नजर आता है, जिसमें खासतौर पे एक दृश्य में जिसमें उनका किस का सीन है, वो जो सारा उनका संकोच और ये सब, तो कैसे ये संबंध थे। तो दो सवाल हैं। पहला उनका ये जो संबंध, यानी क्योंकि वो तो हीरो बन चुके थे जी जी जी, और इस फिल्म में सभी वो हीरो में क्रैक आ रहा है, एक नए किस्म का चरित्र है, दोनों में दो अलग तरह से। तो उनका क्या प्रतिक्रिया होती थी इस किस्म के चरित्र को देने पे? जो कैरेक्टर है दोनों फिल्मों में, वो एक डार्कनेस कैरी करते हैं अपने आप में। इश्क में भी एक डार्कनेस है, फादर के प्यार में भी एक डार्कनेस है। तो एक बार इरफान ने मुझसे कहा था कि अनूप क्या बात है, जो भी तुम मेरे लिए लिखते हो उसमें मैं विलन कैसे बन जाता हूं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप कहाँ विलन बने हैं? आप देखिए पहली फिल्म हो या दूसरी फिल्म हो, आप तो इंसान बने हैं। कि मैंने आपको इन फिल्मों में इसलिए देखा है कि आप वो व्यक्ति हैं, वो एक्टर हैं जो जजमेंट के बगैर अपना रोल करते हैं। वो आप पहले सोच कर नहीं आते,
कि मैं खराब हूं, मैं विलन हूं, मैं ये हूं। आप आकर देखते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, लेकिन हमेशा आपके करने में एक प्यूरिटी रहती है कि मैं किसी को ठगने के लिए, मारने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा मैं अपने आप में एक कुछ जीवित पाऊंगा। और हो सकता है कि अगर मैं जीवन पा लूं तो आप में भी जीवन किसी प्रकार का मैं पैदा करूंगा। लेकिन अगर मेरे में वो जीवन ना आए तो आप में भी नहीं आएगा। तो बिहाइंड इट ऑल देयर इज अ सेंस ऑफ कि मैं जीना चाहता हूं। तो ये नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, नहीं। मैं जो भी कर रहा हूं ऐसा जीना चाहता हूं कि कोई पहले किसी ने सोचा ना हो। तो दैट वाज द थिंग। लेकिन ये जो बात, ये जो प्रश्न किया था इरफान ने, वो रह गया मेरे जहन में। तो मैंने सोचा कि बात तो सही है कि जो भी मैं अब तक फिल्म उनके पास लेकर जा रहा था, ये वो डार्कनेस है। तो मैंने एक तीसरी फिल्म उनके साथ लिखनी, उनको उनके बारे में सोचते हुए लिखनी शुरू की। और मैं गया उनके पास जब हम द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस कर रहे थे, उसी वक्त खत्म होने को आ रही थी। तो मैंने कहा इरफान एक और रोल है, कि यार सुनाओ। मुझे पता है कि जो भी तुम सुनाओगे मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे पता है मुझे करना ही है। तो मैंने कहा देखो, ये फिल्म जो मैं अब सोच रहा हूं, जो मैंने लिखनी शुरू की है, वो ये है कि एक आदमी है जिसे पता चलता है कि अपने आप में अंदर से वो एक औरत है और वो वैष्णव है, राधा का भक्त है, और शादी है, हुई है, बच्चे हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो जब नाचे और राधा बन जाए, सबको फैमिली में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसे करना है क्योंकि राधा की आवाज। तो इरफान कहता अच्छा मुझे आप औरत बनाओगे तो क्या बात है, मैं करता हूं, चलो। तो ये हमारी फिल्म तैयार हो रही थी जब हमें पता चला कि उनको कैंसर है। तो वो ऐसी चीजों में अटकते नहीं थे, जल्दी कुछ और सोच लेते थे। आई थिंक उनका जो दृष्टिकोण है जिंदगी को लेकर, हमेशा उन्हें लगा कि खुलता रहे, है ना। और उन्हें अगर ये भी लगा कि हाँ ये ठीक है, फिर भी उनको लगता है ये भी खुलेगा। वो कभी रुकते नहीं थे एक ही चीज पर, कुछ भी हो कभी नहीं रोके वो अपने आप को। इसलिए जो वैरायटी है उनकी फिल्मों में, वो बहुत ही कम एक्टर्स की वो वैरायटी है। किस किस अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने रखे हैं हमारे सामने। ये बात जैसे इन्होंने कहा ना, अगर आप लोगों ने कुरियटम में कभी उतना मोक्षम देखा हो, तो मार्गी विजय कुमार करते हैं, तो उसमें वैसे तो उतना बड़ी विलेनस चरित्र है, कृष्ण को मारने आई है, लेकिन जब मार्गी विजय कुमार उसको करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जब वो उसको कृष्ण को स्तनपान करा रही है, तो उसको मां का रोमांच होता है और फिर वो उसको मारने का सोचती है। तो उसी क्षण पूतना जो है वो
तो अनूप ने कहा कि विलन की जगह इंसान के रूप में वो प्रकट हो जाती है और वो कोई विलन या हीरो के जो द्वैत है इससे बाहर होता है। आप सब शाम आए और इस किताब के लोकार्पण में से शामिल हुए। हम आपका आभारी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैंने संगीता एक बार और कर दी। थैंक यू वेरी मच।